हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी मिशन चल रहा है भाई, मिशन दिल्ली पुलिस। तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए भाई ये वीडियो नंबर 8, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर जाकर देख लेना भाई, चैनल पर जाकर वीडियो भाई पूरी शांति से देखना भाई। वीडियो देखने के बाद आप बोलेंगे भाई सच्ची में भाई मज़ा आ गया भाई। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। ये आप देखेंगे ऑफिशियल पेपर है 28 तारीख का, तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो करवा रहे हैं, उसके साथ जो अभी के लेटेस्ट फैक्ट हैं वो कराएंगे भाई। वीडियो को थोड़ी सी शांति से जरूर देखना भाई, लास्ट तक देखने के बाद वीडियो कमेंट करके जो बताना भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो भाई वो बताना, और एक्स्ट्रा फैक्ट सही चाहिए जैसे मैं आप करा रहा हूँ वो चाहिए, तो किस प्रकार आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है भाई? तो आपके ऑप्शन है झांसी, रांची, रायपुर या फिर शिलोंग। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? झांसी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कटक, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो राजमुंदरी, केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात करें तो शिमला, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान की बात करें तो रुड़की, केंद्रीय वन अनुसंधान की बात करें तो देहरादून, भारतीय संरक्षण विभाग देहरादून, भारतीय कृषि संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान, ये सभी कहाँ पर है भाई? ये दिल्ली में है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं भाई। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता। ठीक फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपसे के लिए, इससे बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड की ओर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है भाई? तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश में। सभी को पता होगा भाई विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है भाई? भारत के संविधान में कहा गया है कि एक राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सीट नहीं हो सकती भाई। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें अपवाद में कौन कौन सा आता है भाई? अपवाद है जैसे कि गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में होती है पांडिचेरी, जिसमें 60 से कम सीटें हैं। कुछ जगह हैं जहाँ पर अपवाद होता है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो कितनी है भाई? 403, तमिलनाडु 234, महाराष्ट्र 288, मध्य प्रदेश 230, कर्नाटक 224 और बिहार 243। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नीचे की 2-4 जरूर याद रखना भाई। ठीक है, हाल ही में टीसीएस ने एग्जाम लिया था, उसमें सीरीज में पूछ लिया था 3। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखना कौन कौन सी है भाई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद कौन सी आएगी भाई? बिहार की आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस अवस्था में सोडियम की कमी हो जाती है भाई? ठीक है, तो उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन, दस्त, डायरिया या मनोभ्रंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर उन्होंने वैसे 10 दे रखा है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन मैं बताना चाहूँगा भाई इसका सेकंड ऑप्शन राइट होना चाहिए, निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप जिसे क्या बोलते हैं भाई? हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं भाई? कम बीपी को, और उच्च रक्तचाप हाई बीपी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सेकंड मेरे अनुसार राइट होगा। आप बताना भाई क्या लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं। कपड़े पर हस्त चित्रकारी की पारंपरिक कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी भाई? तो आपके ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 के चलते हैं। लोक चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है भाई? तो पटचित्र शैली की बात हो रही है भाई, तो महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या फिर ओडिशा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ओडिशा। तो चलिए महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लो भाई, महत्वपूर्ण ये चीजें तो आपको भाई 101% याद रखनी पड़ेंगी भाई। पट चित्रकला की बात करें तो उड़ीसा, रंग वाली चित्रकला कर्नाटक, चिन्हकारी चित्रकला लखनऊ, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, बार बार आता है भाई। आरोफ चित्रकला हिमाचल प्रदेश, काली घाट चित्रकला कोलकाता, मधुबनी बिहार। ठीक है, मधुबनी बिहार तो काफी पता होगा आपको। पिथौरा गुजरात, फण राजस्थान, मंडाणा राजस्थान, कोल्लम तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु, फलकारी पंजाब, चेरियल चित्रकला तेलंगाना, गोंड चित्रकला, एम्बाग चित्रकला मध्य प्रदेश, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण है 101%, इनको ध्यान कर लेना। नंबर 6 की ओर चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? ठीक है फ्रेंड्स, 2022 राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है, तो कहाँ पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं अब राष्ट्रमंडल खेल की। 28 जुलाई और 8 अगस्त 2022 के बीच इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था भाई। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ये कौन सा नंबर था? 22वां राष्ट्रमंडल खेल था भाई। फर्स्ट कौन रहा भाई? ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया की स्थिति विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, 4th नंबर पर था इंडिया। ठीक है, और 2026 की बात कर ले भाई तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, विक्टोरिया शहर ने अपना नाम वापस ले लिया है फिलहाल,
अभी लेटेस्ट की खबर बता रहा हूँ भाई मैं, धन की हवाओं की चर्चा का, ठीक है। तो फिलहाल लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2026 के कौन से 23वें नंबर के कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में होने, ठीक है फ्रेंड्स। अब पदक पदक तालिका की महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है भाई ये, ठीक है, तो ध्यान कर लेना। ऑस्ट्रेलिया की देख लो भाई, 67 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान पर था। कुल की बात करें तो 179 गोल्ड, सॉरी 179 टोटल पदक थे 67 गोल्ड के साथ। उसके बाद भारत की स्थिति ध्यान रख लेना भाई विशेष रूप से, 22 गोल्ड, ठीक है, चांदी 16, पित्तल की बात करें 23, टोटल 61 पदक है भाई, ठीक है, ध्यान कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है, हिमालय की कौन सी चोटी नहीं है, ध्यान रखना भाई। तो कौन सी नहीं है, धौलागिरी, माउंट कोपो, कंचनजंगा या फिर मकालू। तो राइट ऑप्शन आप कर सकते थे, ठीक है, सेकंड आपका राइट बनेगा भाई। गुरु शिखर है पर्वत शिखर, हिमालय में स्थित नहीं है भाई। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत की एक चोटी है गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिमालय की चोटियां भाई। एवरेस्ट है 8,850, सभी को पता होगा। नेपाल और तिब्बत सेना पर K2 है, ठीक है, 8,611। पाक और चीन अधिकृत कश्मीर में कंचनजंगा है 8,598 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेपाल और भारत की सीमा पर लहोते है 8501 मीटर, मकालू है 8463, ठीक है। धोलावीरा 8167, मनसालू 8163, नंगा पर्वत 8125 और अन्नपूर्णा 8,091, ठीक है फ्रेंड्स। ये महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ध्यान कर लेना भाई, ठीक है। ये आपको पूरा भाई आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कल आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेंशन की लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन निम्नलिखित में इसमें किस शहर में किया जाना निर्धारित है। तो कहाँ पर था भाई, पेरिस में, सभी को पता होगा पेरिस में निर्धारित है भाई। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, कौन से नंबर के थे भाई, 32वें नंबर के ओलंपिक खेल थे। आयोजन कहाँ पर, 24 जून 2020 से, मतलब टोक्यो में होना था, लेकिन कोरोना के कारण भाई एक साल के लिए स्थगित हो गए थे। तो कब हुए थे, 2021 में ये खेल हुए थे भाई, ठीक है, सभी को पता होगा। 33वां जो खेल होगा वो कहाँ पर होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, कहाँ पर, तो 33वें जो अभी होंगे 2024 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो कौन से थे, 32वें नंबर के थे 2020 वाले, जो 2021 में हुए थे, ये 33वें होंगे फ्रांस में, हाल ही में अगले साल होंगे 2024 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा 20 की। तो सबसे पहले नंबर पर कौन था भाई, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका था 39 गोल्ड के साथ, टोटल 112 पदक। और भारत की स्थिति की बात कर ले तो 1 गोल्ड, ठीक है, 2 भाई चांदी और 4 यानी टोटल 7 पदक थे, ठीक है, इंडिया के, याद रखना भाई, ठीक है। उनमें से भाई कौन कौन थे, स्वर्ण पदक की बात कर ले तो नीरज चोपड़ा, सभी को पता होगा भाई, ठीक है। भाला फेंक में रजत की बात कर लें तो मीरा भाई चानू थे भारोत्तोलन में। वर्ग ध्यान रखना भाई, हाल में सवाल पूछा गया था कितने वर्ग भाग वर्ग में उन्होंने पदक जीता था, तो 49 भार वर्ग में। रजत की बात करें तो रवि कुमार दहिया थे भाई, कुश्ती संबंधित थे, ठीक है, 57 किलोग्राम में। उसके बाद कांस्य की बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन, ठीक है, महिला एकल की बात कर ले, ठीक है। उसके बाद कांस्य की बात कर ले तो लवलीना गोरेन, ठीक है, मुक्केबाजी संबंधित है भाई, ठीक है। आगे बात कर ले तो कौन सी थी भाई, एक कांस्य पदक बजरंग पूनिया ने जीता था भाई कुश्ती में। उसके बाद बात कर ले तो भारतीय जो हॉकी पुरुष टीम है ना, उन्होंने जीता था क्या, कांस्य पदक, ठीक है फ्रेंड्स। तो महत्वपूर्ण चीजें, एक भी सवाल इनसे बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है, रट लेना, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, गारंटी देता हूं मैं आप सभी को। 9 की ओर, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार दिया गया, तो किसे दिया गया, MS सुब्बालक्ष्मी को। आपके फर्स्ट आंसर राइट होगा। नेक्स्ट भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत रत्न की बात करें तो क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भाई। स्थापना की बात करें तो 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एक वर्ष में अधिकतम 3 युवकों को ही भारत रत्न दिया जा सकता भाई, ठीक है। प्रथम अलंकरण की बात कर ले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनियम छवि के देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न, ये आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे, ऐसा होता है भाई भारत रत्न। उसके बाद बात करें लास्ट जो एडिशन दिया गया था 2019 में ही दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। कौन थे वे, पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। 2012 से लेकर 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति थे भाई, ध्यान रखना कौन से नंबर के थे, 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 2009 से लेकर 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल पूछा गया था कौन है जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है, तो कौन थे, प्रणब मुखर्जी, ध्यान रखना भैया। उसके बाद बात कर लेते हैं भूपेन हजारिका, कहाँ संबंधित है ये, असम से। असम के क्या थे, भारतीय पार्श्व गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता, जिन्हें व्यापक रूप से सुकांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके गीत जो मुख्य रूप से असमिया भाषा, कौन सी भाषा से संबंधित है भाई, असमिया भाषा से संबंधित थे। उसके बाद कौन थे, नानाजी देशमुख, महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं भाई नानाजी देशमुख, जिसे क्या कहते हैं, चंडिका दास अमृतराव देशमुख भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। समाज सेवी थे ये, भारतीय पूर्व में भारतीय जनसंघ
के नेता भी थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, परंतु उन्होंने यह कहकर कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग सरकार से बाहर रखकर समाज सेवा का कार्य करें, मंत्री पद ठुकरा दिया था भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए, वे भारतीय नेता और राज्यसभा के सदस्य भी थे। ठीक है, तो बाकी भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण अपडेट। नंबर 10 की ओर चलते हैं। जल व्रत क्या होता है? क्या होता है भाई? एक जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। भारतीय मुद्रा भंडार में पहली बार 400 बिलियन डॉलर के स्तर को पार कर लिया। कब? दिसंबर 2017 में भाई। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। कब? दिसंबर 2017 में। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीन आंकड़े के अनुसार 11 अगस्त 2023 को सप्ताह समाप्त में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 708 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर कितना हो गया? 602.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये मिलियन है, ये बिलियन है भाई, अंतर समझना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सा स्थान है भाई? 5वां। हाल ही में सवाल पूछा गया था कौन सा स्थान है भाई? 5वां। और ये भी सवाल पूछा गया था कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीन था है। ठीक है, चीन पहले स्थान पर कौन है? चीन। भारत के स्थान कौन सा है? 5वां। ध्यान रखना भाई, महत्वपूर्ण अपडेट। 12 की ओर। Condensation is one of the process in the water cycle. Which of the following statements in true about condensation? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? फर्स्ट, वेपर स्टेट इन ट्रांसफॉर्म टू लिक्विड स्टेट। फर्स्ट आपका राइट बनेगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो सभी को पता होगा, अमृतसर में ये घटना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी भाई, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ दूरी पर जलियांवाला बाग में कत्लेआम हुआ था भाई। ठीक है, ये उसके बाद कौन थे, किसने करवाया था? ये ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड एडवर्ड डायर। तो ये पूरा नाम याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये पूरा। ठीक है, तो रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे, शांत, बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। और ये भी पूछा हुआ है भाई, तो उस दिन क्या था? उस दिन क्या थी? वैसाखी थी भाई। 13 अप्रैल को उस दिन क्या थी? वैसाखी थी भाई। ठीक है, यहाँ पर वही सवाल मैंने इंक्लूड करे हैं जो सवाल आए हुए हैं। ठीक है, रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मत सोचना कुछ भी सवाल उठा लिए। क्यों चलते हैं। 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में किस देश ने एफस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था? तो किसने किया था भाई? चीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। सिखों के वे गुरु निम्न में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो कौन थे भाई? गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। सिख गुरु की बात कर ले तो गुरु नानक बात कर ले, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु नानक देव के द्वारा ही की गई थी। गुरु अंगद की बात करें तो गुरुमुखी लिपि की के जनक के रूप में जाना जाता है। गुरु रामदास की बात कर ले तो सिखों के चौथे गुरु थे भाई, इन्होंने 1577 में अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव की बात कर ले तो श्री हरमिंदर साहिब, जिन्हें स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, इसकी नींव गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही रखी गई थी। और गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का भी क्या कराया था? संकलन करवाया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो की सहायता के लिए क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। किसने दी थी भाई? ध्यान रखना, जहांगीर ने। आगे चलते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी भाई। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे भाई। इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर का क्या कटवा दिया था? सिर कटवा दिया था भाई। ध्यान रखना भाई, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। उसके बाद बात कर ले, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और खालसा पंथ की स्थापना की थी भाई। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण अपडेट। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में किस शैली से है? तो किससे भाई? कथक से है भाई। कथक की बात कर लेते हैं भाई। कथक के सबसे प्रमुख नर्तक कौन है? बिरजू महाराज है भाई। ठीक है, सितारा देवी, शंभू महाराज, यमंती जोशी और शोभना नारायण, उमा शर्मा और शोभा कौशर, कौन है ये कथक के प्रमुख नर्तक है भाई। ध्यान रखना। बात कर लेते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो किसने की थी भाई? मदन मोहन मालवीय ने की थी भाई। ठीक है, सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण सवाल। तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और इसकी रैंक क्या है? 2023 में बीएचयू की बात करें तो 5वीं इसकी रैंक है भाई। ध्यान रखना ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। भारत के किस राज्य में प्रतियोगिता आय सर्वाधिक है भाई? ठीक है, कब की बात हो रही है? तभी की बात हो रही है। तो कौन है? गोवा। फिलहाल की बात कर लेते हैं तो फिलहाल की बात कर ले, सांख्यिकी और कार्य कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MS
पीआई की बात हो रही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो मौजूदा कीमतों पर उच्चतम प्रतियोगिता आय के साथ तेलंगाना, ध्यान रखना भाई, तेलंगाना पहले स्थान पर है भाई, 101%, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। 2022-23 में कितने 3,08,732 रुपए के साथ तेलंगाना पहले स्थान पर है। और उसके बाद कौन है, कर्नाटक है, कौन है, कर्नाटक 3,01,1673 के साथ दूसरे स्थान पर, और हरियाणा 2,96,685 के साथ तीसरे स्थान पर है भाई। ध्यान रखना पहले पे कौन है, तेलंगाना, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे हरियाणा है भाई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत की एफडीआई नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इक्विटी में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है? किसमें नहीं है? मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में नहीं है भाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म अंततः दो भागों हीनयान और महायान में बट गया, या निम्न में से किसके स्थान पर आयोजित की गई थी? तो किस पर की गई थी भाई? कश्मीर। कहां पर? कश्मीर। तो बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था भाई? सिंगली परंपरा के अनुसार 624 ईसा पूर्व में हुई थी। एक सामान्य परंपरा के अनुसार 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कहां पर? वर्तमान नेपाल में हुआ था। इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था भाई? सारनाथ में। इनका महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। कहां पर पड़ता है? भारत में पड़ता है। तो बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम कहां पर हुई थी? राजगया में 483 ईसा पूर्व। द्वितीय की बात करें तो कहां हुई थी? वैशाली 383 ईसा पूर्व। तृतीय की बात कर ले तो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व। चतुर्थ की बात कर ले तो कुंडलवन कहां पर पड़ता है? कश्मीर में। प्रथम शताब्दी में हुआ था भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण अपडेट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। एथेंस के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी भाई? लुईस पास्चर ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के विदेशी भाग से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है भाई? चौहान राजवंश। कौन सा नहीं है? चौहान राजवंश। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे भाई? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। तो अब आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मोतीलाल नेहरू की बात कर ले तो भाई प्रयागराज के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता, ब्रिटिश कालीन राजनेता थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक कार्यकर्ताओं में से थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में अमृतसर के हुए कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष बने, और 1928 में कलकत्ता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे भाई। 1923 में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? स्वराज पार्टी की। 1928 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भारतीय संविधान आयोग के अध्यक्ष भी बने। इसी आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी भाई। किसने? इसी आयोग ने रिपोर्ट पेश की थी भाई, ठीक है फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण अपडेट ध्यान। तो भाई कोई ऐसा नहीं बोलना भाई सुपरफास्ट क्यों करवा रहा है, क्योंकि सुपरफास्ट ही करवाना है भाई सभी को, क्योंकि मुझे एक तो दिल्ली पुलिस के पूरे पेपर करवाने हैं भाई। उसके बाद क्या करवाना है? एसएससी सीएचएल करवाना है, एमटीएस करवाना है, एसएससी, उसके बाद ये जो भी एग्जाम हो गए ना एसएससी के, वो सभी मतलब कि मुझे क्लियर करवाने भाई आप सभी के लिए। उसके बाद करंट करवानी है आप सभी की, जनवरी से लेकर कहां तक? ये अगस्त तक। उसके बाद ये करंट नहीं आएगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके नीचे की करंट आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगी। कोई जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होंगी ना, वो एक आधा सवाल देकर आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वो नहीं आएगा भाई, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 की ओर चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रिपीटेड सवाल काफी बार, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। बात कर लेते। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं भाई, ठीक है। तो सब पहले खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न दिया गया भाई। टेस्ट में पदार्पण कब किया था भाई? 1989 में किया था, पाकिस्तान के खिलाफ। सवाल आ चुका है, ऐसे मत समझ लेना कैसे उठा लिया भाई। सवाल मैं वही उठाता हूँ जो सवाल आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, यही क्वालिटी है मेरे अंदर। अंतिम टेस्ट की बात कर ले तो 2013 में हुई था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वनडे की बात कर ले तो पहला कब हुआ था? पाकिस्तान के खिलाफ ही 89 में। और एक दिवसीय की बात कर ले तो अंतिम पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में। पाकिस्तान से ज्यादा लगाव लगता है मुझे, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1997-98 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। 1999 में पद्म श्री दिया गया। 2001 में भारत महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। 2008 में पद्म विभूषण दिया गया। और 2014 विशेष रूप से ध्यान रखना भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 2014 में। ध्यान रखना भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, 2014 में दिया हुआ है। सवाल आपको 101% देखने को मिल सकता है। नंबर 25 तुलिनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड में। महोत्सव के सवाल भी एक भी नहीं छोड़ने हैं आप सभी को, ठीक है। तो बात कर ले सलहूट त्योहार की बात करें तो झारखंड में
गुड़ी पर्व खंडोवा महोत्सव की महाराष्ट्र में, वांचुलू महोत्सव बिहू असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, गणगौर महोत्सव पुष्कर महोत्सव राजस्थान, उसके बाद रण महोत्सव गुजरात, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, पोंगल त्योहार जल्लीकट्टू थाईपुसम ध्यान रखना भाई, हाल में पूछा गया था, तमिलनाडु, हरेली त्योहार बस्तर छत्तीसगढ़, गुरेल सिकारा जम्मू कश्मीर, मांडू महोत्सव, लोकरंग महोत्सव मध्य प्रदेश, नुआखाई महोत्सव, रज महोत्सव जगन्नाथपुरी रथ उड़ीसा में, हेमिस लद्दाख में, सिग्मो गोवा में, लोसांग त्योहार, लोसांग भी बहुत चर्चा में है भाई, ध्यान रखना, पांग यहाँ पर सिक्किम में, ओणम विशु अल्पसी केरल में, फुदलेई महोत्सव करे, हरेला महोत्सव, हरेला भी ध्यान रखना भाई उत्तराखंड में, छठ पूजा बिहू महोत्सव बिहार में, वाचल मेला नई दिल्ली में, संगाई महोत्सव, कांग चिंगला महोत्सव मणिपुर में, चापचूर कुट त्योहार ध्यान रखना भाई चापचूर मिजोरम में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, ठीक है। उसके बाद कुल्लू दशहरा, लोसर भी ध्यान रखना भाई, हल्दा महोत्सव, चंदेल महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, होला महोत्सव, गुरु महोत्सव, वैसाखी, लोहड़ी यहाँ पर पंजाब में, ठीक है फ्रेंड्स, सभी हैं, एक बीच से बाहर नहीं आएगा। बोनालू महोत्सव बिट्टुकाव तेलंगाना, भरोत्सव उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, हल पूनिया रोहिणी दुस्सु महोत्सव झारखंड में, होलिया हाथ महोत्सव, मालवा उत्सव तानसेन, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में, किचेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में, लूल लगाई नी महोत्सव नागालैंड में, नोगक्रे महोत्सव वांगला ध्यान रखना भाई मेघालय में, कंबाला कर्नाटक में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, कहां पर राजस्थान में, हाथी महोत्सव जयपुर राजस्थान में, ठीक है। इससे एक भी सवाल आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। त्योहार तो ध्यान रखना, दो सवाल एक एग्जाम में पूछ रखा भाई। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो कहां से? साबरमती से। महात्मा गांधी जनसंख्या विशेष रूप से भाई टेलीग्राम पर वीडियो मिलेगी इनकी। तो भाई निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल जायद ऋतु में उगाई जाने वाली है भाई? तो कौन सी जायद की? तरबूज जायद की। ये भी काफी सवाल आ रहे हैं भाई हर एग्जाम में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो रबी की फसल भाई, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी को बोने का टाइम खरीफ को काटने के आसपास ही होता है, अर्थात एक ही खेती दोनों फसलें उगाई जा सकती हैं। इन फसलों को मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, राई सभी क्या है? रबी की फसल है। एग्जाम्पल ध्यान रखना भाई। खरीफ की फसल की बात कर ले तो समय जून जुलाई में बोई जाती है, अर्थात मानसून के आगमन पर बोई जाती है। सामान्यतः नवंबर दिसंबर में फसलें काटी जाती हैं। धान यानी कि चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहई, रुई यानी इस टाइम जो फसल हो खरीफ की। जायद की बात कर ले तो फसल मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। सरसों, मक्का, ज्वार, जूट ये क्या है? जायद की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भाई। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भाई। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भाई। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो कौन सा राइट है भाई? ये राइट होगा सेकंड वाला। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है भाई। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसके निर्यात से सर्वाधिक मूल्य प्राप्त हुआ है भाई? किससे? शोधित पेट्रोलियम से। देखो भाई पेट्रोल की कीमत कितनी जा रही है, फिर भी हम पेट्रोल को सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे हैं भाई। बात कर लेते हैं मुख्य रूप से पेट्रोलियम, औषधि, रसायन और समुद्री उत्पाद के क्षेत्र में बेहतर निर्यात से प्रदर्शन से अच्छा निर्यात होता है भाई। 2022-23 में बात करें तो करीब 6% बढ़कर रिकॉर्ड $447 बिलियन रहा भाई, ठीक है। और सभी पहले स्टेट कौन सा रहा? महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा निर्यात किया भाई, ठीक है। कौन सा है? महाराष्ट्र नंबर 1 पर। हाल में सवाल ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सिक्किम। जनसंख्या के रिलेटेड, महात्मा गांधी के रिलेटेड जो मेन फैक्ट हो गए उसके विशेष डिटेल टॉपिक पे वीडियो मिलेगी भाई। जनसंख्या से 2 सवाल देखने को मिलते हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं वीडियो, ठीक है। तो ये आपको अलग से करवाऊंगा भाई मैं। चलते हैं इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रारंभिक संस्करण यानी सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी भाई? पहले की बात हो रही है, कौन बनी थी? राजस्थान रॉयल। कमेंट करके बताना भाई अगर किसी को पता हो तो। IPL की शुरुआत कब से हुई थी भाई? 2023 इंडियन प्रीमियर लीग कौन सा सीजन था भाई? 16 सीजन था, ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक भारत में फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है भाई, ये ध्यान रखना। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा किया जाता है। चैंपियन की बात कर ले तो CSK यानी कि चेन्नई इसका फिलहाल 2023 में क्या रहा था? विजेता रहा था। कौन सा था इसका? 5वां संस्करण था, ध्यान रखना। ये 5वां किताब था इसका। किसको हराया भाई? गुजरात टाइटंस को हराया भाई, ध्यान रखना। ऑरेंज
कप कैप की बात करें यानी सर्वाधिक रन की बात करें तो शुभमन गिल ने बनाए हैं, गुजरात के खिलाड़ी थे, 890 रन। और पर्पल कैप की बात कर ले यानी सबसे ज्यादा विकेट की बात कर ले तो मोहम्मद शमी, ये भी गुजरात के गेंदबाज हैं, 28 विकेट लिए इन्होंने भी। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार अल्फाबेट के सह संस्थापक लेरी पेज को पीछे छोड़ते हुए 14 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन दुनिया के छठे धनवान व्यक्ति मिले? काफी ट्रेंडिंग उस टाइम तो मुकेश अंबानी। निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की सर्वाधिक संख्या में सीटें आवंटित की गई है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई वेरी इजी सवाल, कौन थे? उत्तर प्रदेश। तो राज्यसभा की बात कर ले तो भारतीय सदन की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है राज्यसभा में 245। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर ले तो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। कितने? 12। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है भाई। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति होता है, सभी को पता होगा। सभापति तो कौन है? जगदीप धनखड़। उपसभापति की बात कर ले तो हरिवंश नारायण सिंह। सदन के नेता की बात कर ले तो पीयूष गोयल। विपक्ष के नेता की बात कर ले तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। उसके बाद सीटों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में 31 हैं, सभी को पता होगा। महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो 16, कर्नाटक में 12 और आंध्र प्रदेश में 11। ठीक है, ये भी याद रखना भाई, 2 ऊपर से 3 की तो जरूर याद रखना। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। ठीक है, तो हम ही आप देख के राइट कर सकते थे भाई। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है भाई? असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो कहां पर है भाई? असम में है कामाख्या देवी का मंदिर। तो कामाख्या मंदिर की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। निर्माण मच्छल वंश के राजा द्वारा किया गया, उसके बाद पुनः निर्माण करवाया गया था भाई, इसका ध्यान रखना। 2 से 3 बार निर्माण हो चुका है, राजा नरनारायण और बाद में अहोम राजाओं द्वारा। निर्माण पहले की बात करें तो 8वीं शताब्दी में, बाद में पुनः निर्माण की बात करें तो 17वीं शताब्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना भाई ये। उसके बाद महत्वपूर्ण थोड़ा सा देख लेते हैं, हर एग्जाम में आते हैं भी। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना में, श्री साईं बाबा मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर ओमकारेश्वर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, श्री थिल्लर नटराज मंदिर कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर? तिरुपति आंध्र प्रदेश। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजस्थान। श्री अल्लप्पा मंदिर केरल। श्री लिंगराज मंदिर उड़ीसा। श्री रामलला मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश। महानंदीश्वर मंदिर महानंदी आंध्र प्रदेश। श्री महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र। सौर मंदिर कहाँ पर? महाबलीपुरम तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। सबरीमाला मंदिर केरल। दिलवाड़ा जैन मंदिर सभी को पता होगा, माउंट आबू राजस्थान। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश उज्जैन में। ठीक है, बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। भीमशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर? द्वारका राजस्थान में, सॉरी गुजरात में। उसके बाद पद्मा स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर? पुरी उड़ीसा में। कंदारिया मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में। सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात में। तिरुपति मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश में। विवेश्वर मंदिर गुवाहाटी असम में। कामाख्या देवी गुवाहाटी असम में। अमरनाथ मंदिर पहलगांव जम्मू कश्मीर में। माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर में। राजरानी मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर मंदिर दारापुरम तमिलनाडु में। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में। सूर्य मंदिर उड़ीसा में। प्रेम मंदिर सभी को पता होगा मथुरा उत्तर प्रदेश। बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश। पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात। विरूपाक्ष मंदिर पटकल कर्नाटक में। हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में। विद्याशंकर मंदिर संगेश्वरी कर्नाटक में। महाबलेश्वर कर्नाटक में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में। अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर गुजरात में। स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद गुजरात में। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। गंगोत्री मंदिर गंगोत्री उत्तराखंड में। बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ उत्तराखंड में। यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल उत्तराखंड में। रिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में। और कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, सभी ध्यान रखना भाई, मंदिर त्योहार ये सब नर्क एक भी सवाल नहीं छोड़ना आप ये तो। ठीक है, 36 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता था भाई? किसने? संजय सुब्रमण्यम ने। ठीक है, $3 बिलियन की राशि दी जाती है भाई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब निम्नलिखित में टीम ने जीता था भाई? तो सोफिया केनी ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर ले तो पुरुष एकल की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, उपविजेता की बात कर ले तो स्टेफानोस ने जीता है। शीत
लिपासने ग्रीस के हैं भाई। महिला की बात करें तो आरना सबलेकांजिता बेलारूस की है ये। किसको हराया है भाई? एरेना राय बाकिना ने हराया है, कजाकिस्तान की थी भाई ये। पुरुष एकल की बात करें तो जेसन कुबलर और रिकी हिजिकाटा ने जीता है। उपविजेता की बात करें तो हुग्रुनीस और जॉन जिलिस्पी, ठीक है। महिला युगल की बात कर ले भाई, विशेष ध्यान रखना इसमें उपविजेता जो हैं भारतीय हैं वो उसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें तो बारबोआ क्रेजिकोवा और कैटेरी रीना सिनोकोवा, ठीक है, चेक गणराज्य की हैं ये। उसके बाद बात करें सुओ ओ रावा और एना सिबहारा को हराया है, जापान की है। उसके बाद मिश्रित युगल की बात करें तो एल स्टेफनी और आर मार्टोस जो ब्राजील के हैं ये विजेता है। और किनको हराया है? आर बोपन्ना और एस मिर्जा, ये कौन से हैं? भारत की है भाई। ये ध्यान रखना पुरुष एकल में और महिला एकल में विशेष रूप से ध्यान रखना। नोवाक जोकोविच और आयना सब केरला, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं। वर्ष 1897 ब्रिटिश अधिकारियों वाटर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आइस्ट की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी की हत्या दी गई थी भाई? तो चापेकर बंधु, ठीक है, काफी बार सवाल आ चुका अभी। आरबीआई के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम डैश द्वारा मुद्रा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो 1947 राइट बनेगा भाई। किस देश की सीमा के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सभी को पता होगा, बांग्लादेश के साथ। वही बात कर ले, भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर। सबसे ज्यादा अब सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ 4,096, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 1643, म्यांमार के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 34, ठीक है, ध्यान रखना काफी बार। तो संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार एक सर्वोच्च व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश थे, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। संसद ने समय के साथ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान कितने न्यायाधीश हैं? 24, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, ठीक है। अधिकतम जो संभावनीय संख्या होती है वो 34 ही होती है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। 9 नवंबर 2022 से ये पद पर कार्यरत है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो उर्जित पटेल। उस टाइम 2018 में जब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, बहुत टाइम चर्चा में था, तो ये सवाल आना बनता था भाई, ठीक है, 101% आना बनता था। उर्जित पटेल की बात कर लें तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है। सितंबर 2016 में रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने पद ग्रहण किया था, परंतु सरकार से तनातनी की खबरों के बीच इन्होंने 10 दिसंबर 2018 से अपने पद को इस्तीफा दे दिया था। देख लो भाई, उर्जित पटेल आरबीआई के पहले से गवर्नर थे जिन्होंने 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट पर साइन किए थे। ध्यान रखना, सवाल नहीं बना है लेकिन बनेगा, ध्यान रखना। कार्यकाल की बात कर ले तो 2016 से लेकर 10 दिसंबर 2018 तक रहा। भारत के 24वें गवर्नर जनरल थे। वर्तमान में कौन गवर्नर जनरल है? शक्तिकांत दास है, 12 दिसंबर 2018 से अभी तक। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने दीन है इलाही नाम की नई जीवन शैली या धर्म स्थापित किया था? तो सभी को पता होगा, अकबर, ठीक है। पिता की बात कर ले तो हुमायूं, माता नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा। जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट राजपूताना में। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। मृत्यु की बात कर ले तो 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी आगरा में, ठीक है। शासनकाल की बात कर ले तो 11 फरवरी 1556 से लेकर 27 अक्टूबर 1605। राजतिलक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 में। अकबरा की बात करें तो सिकंदरा जो आगरा में है वहां पर इनका क्या है? मकबरा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नवरत्न की बात कर लेते हैं। नवरत्न कौन कितने थे? सभी को पता होगा, 9 रत्न थे। अबुल फजल अकबरनामा की रचना की, इन्हें आईने अकबरी भी की रचना की थी। फैजी अबुल फजल का भाई था, फारसी में कविताएं करता था। मियां तानसेन अकबर के दरबार में गायक था। राजा बीरबल अकबर के सलाहकार था। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा मान सिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। अबुल रहीम खान एक खाना कवि थे। अमीर अजीउद्दीन अकबर के सलाहकार थे और मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। ध्यान रखना, ये 101% सवाल बनेगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की स्थिति को लागू हुआ भाई? तो 1 जुलाई 2017 को।
जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो कौन लेता है? पत्तियां। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा भाई? कलकत्ता। कौन सा है? कलकत्ता। कब स्थापना हुई थी? 1862 में। ऊर्जा का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा भाई? जूल। सभी को पता होगा क्या है? जूल। आगे चलते हैं। आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितना बीमा राशि की धनराशि प्राप्त होती है भाई? तो कितनी प्राप्त होती है? 2 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए है भाई ये। और योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु होने पर और पूर्ण विकलांग के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए और आंशिक होने पर 1 लाख रुपए मिलता है भाई। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना प्रीमियम 12 रुपए था पहले, अब 20 रुपए कर दिया गया है। ठीक है। 2022 से 1 जून 2022 से कितना कर दिया है भाई? 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में काफी सवाल एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखना भाई। कितना कर दिया है? 20 रुपए कर दिया है जून 2022 से। ये डेट भी ध्यान रखना भाई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण निम्नलिखित में से किसकी कितनी पारिवारिक आय वाले सामान्य वर्ग को देने का प्रावधान है? कितना भाई? 8 लाख रुपए भाई। ठीक है। तो बात कर लेते हैं। 12 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने ईडब्ल्यूएस विधेयक पारित किया था। ईडब्ल्यूएस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है भाई? गुजरात बना है भाई। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था भाई। किसको दिया भाई? सरकार शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण और नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर किन के लिए भाई? सामान्य वर्ग के लिए है भाई। ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के लिए। इसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक या इससे कम हो इस योजना का लाभ उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। रबी की फसल की कटाई पराई कब कब होती है भाई? कब होती है? मार्च और जून में होती है। तो रबी की फसल की बात कर ले तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और कटाई का समय कहां पर होता है? मार्च और अप्रैल। देख लो भाई। तो उदाहरण कौन कौन से? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई। खरीफ की बात कर ले तो खरीफ की फसल बोने का जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, रुई। जायद की बात कर ले तो मई जून में बो जाती है और अगस्त जुलाई में काट ली जाती है। उदाहरण है सरसों, मक्का, ज्वार, जूट। ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई ये आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है। चैनल पर विजिट करना है, टेलीग्राम पर पढ़ना है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, चैनल पर विजिट कर लेना। ठीक है। 100% ट्रस्टेड चैनल, नो फेक न्यूज, 101% डाटा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट सही चाहिए आपको या फिर सीधा आपको क्वेश्चन आंसर कराऊं, ये कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है। सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? करवानी है, नहीं करवानी है? या फिर वही भी सवाल वाले में आप खुश हो तो बता देना भाई। ठीक है। कैसी क्या है? ठीक है। बाकी बता दी 299 रुपये में बैच है। ठीक है। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा भाई फीस वापस कर दी जाएगी। 500 कैंडिडेट को लिए जाएंगे भाई। ठीक है। अब 58 कैंडिडेट थे, बता देता हूं मैं 81 कैंडिडेट हो चुके हैं भाई। ठीक है। 6 से 7 दिन में मुझे उम्मीद है कि 500 कैंडिडेट मुझे मिल जाएंगे। 500 के बाद 501 कैंडिडेट भी नहीं लिए जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि भाई इतने अटेंड नहीं कर पाएंगे हम। 2 कैंडिडेट वो हैं, एक मैं हूँ, 3। ठीक है। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं होता है भाई। ठीक है। तो ध्यान रखना भाई 500 कैंडिडेट। ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन का उनका लिस्ट का नाम तक दिखाऊंगा मैं आप सभी को। क्या? फाइनल लिस्ट का 2019 HCM की आएगी ना भर्ती। ठीक है। 50 कैंडिडेट है मेरे पास, 50 के 50 कैंडिडेट के रोल नंबर, एड्रेस सहित फोन नंबर तक दूंगा आप सभी को, आके देख लेना भाई। ठीक है। बड़े बड़े ढोल सुहाने अच्छे लगते हैं भाई। ठीक है। जो हम करवा देंगे वो कहीं नहीं कराएंगे, ध्यान रखना इस चीज को। 100% गारंटी लिखित में नोट में देता हूँ भैया, लिख के देता हूँ, उड़ाने की बात नहीं है। और गदर उड़ाऊंगा, दिल्ली पुलिस का पेपर गदर उड़ाऊंगा, समझने वाले समझ भी गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसी वीडियो लगी करके कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो जरूर बताना।